जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन सरवन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग मैथमेटिक्स के सीरीज में जो है बिहार शिक्षा विकास पदाधिकारी है ना, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस वर्क बुक जो कि किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस वर्क बुक है, उसी का कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और ये सेट नंबर क्या है, 3 है। ठीक है, सेट नंबर 3 का हम लोग कुछ मैथमेटिक्स के प्रश्नों को देखेंगे, वैसे प्रश्नों को जो प्रश्न जो है आपको भाषा के दृष्टिकोण से या फिर जो है कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से परेशान करता है, वैसे प्रश्नों को हम यहाँ पे फिर लाए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे क्या है, रुपये 2,40,000 रुपये को 3 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया है। पहले वर्ष के अंत में ब्याज दर 12% प्रति वर्ष कर दी जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में चुकाई गई कुल राशि क्या है। तो यहाँ पे है क्या, 2,40,000 रुपये 3 वर्षों के लिए लिया, वो क्या करके लिया, 12.5%। लेकिन पहले वर्ष में जो है 12.5% दिया, और उसके बाद पहले वर्ष के अंत पर ब्याज क्या कर दिया गया, 12% कर दिया गया, यानी कि घटा दिया गया। तो अगले 2 वर्ष में जो है वो क्या देगा, 12% ब्याज देगा, और पहले एक वर्ष में 12.5% देगा। तो इस तरह से अब जब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके और उसके बाद लास्ट में जो है मूलधन समेत जो है उसको चुकाना है, यानी चुकाना क्या है, तो हमको अमाउंट, टोटल अमाउंट देना है उसको। तो आइए हम लोग अमाउंट देख लेते हैं। तो पहले वर्ष में क्या दे रहा है, 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया, तो 12.5% का मतलब 1/8 है ना। 1/8 तो 8 से धन क्या हो जाएगा, 9, तो यानी 2,40,000, 2,40,000 का 9/8 पहले वर्ष में देंगे, तो 8×3 = 24, यानी 3×9 = 27 पे 4 0 हो जाएगा, अर्थात 2,70,000 एक वर्ष में बनेगा, पहले वर्ष में। अब इसी पे फिर ब्याज लेगा कितना, 12% के रेट से। तो 12% के रेट से तो इसको जो है CI परसेंट भी निकाल दीजिएगा, है ना। 2 वर्षों का ब्याज हम लोग CI परसेंट निकाल देंगे X+Y मेथड से। तो 12×2 = 24 और बरबरे 44 से 25.44 हो जाएगा, है ना। 2 वर्षों का ये CI, 2 वर्षों का अगर CI देखेंगे तो इसका क्या होगा, 12% का 12×2 = 24 और बरबरे 44 यानी 25.44%। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अगर हमको निकालना क्या है, मिश्रधन, तो मिश्रधन का मतलब 125% का 100 जोड़ देंगे तो 125% का मान हमको चाहिए, है ना। तो 125.44% का मान हमको चाहिए। तो 2,70,000 का 125.44% हमको चाहिए। ठीक है, अब जो है इसको यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, परसेंट से 2 0 हट जाएगा, दशमलव से 2 0 इसका भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, नीचे होगा, है ना। अब जो है यहाँ जो है आपको गुना भाग करना है ना। 125 44 × 27। अब जो है यहाँ पे 7 के 28 यूनिट डिजिट देखें तो 2 जो है ऑप्शन आपका यूनिट डिजिट बता रहा है, इसमें भी 8 है लास्ट में, इसमें भी 8 है। अब जो है यूनिट डिजिट से तो काम नहीं बना, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए थोड़ा सा इसका डिजिटल सम, 3 3 6 814, यानी 6 3 9 हो गया, 8 3 24 3 27, इसका 9 डिजिटल सम आ रहा है। ठीक है, 4 3 7 2 9 6 15 4 कितना हो गया, 19, और 19 20 7 27, इसका भी 9 आ रहा है ना। दोनों का डिजिटल सम 9 ही आ रहा है। तो अब जो क्या कर सकते हैं, 9 से फिर भाग भी दोनों हो जाएगा। तो अब जो है आपको यहाँ पे गुना भाग करना ही पड़ेगा, है ना। और नहीं तो क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखिए 9 3 27, और ये क्या है यहाँ पे 125 44, है ना। वैसा जो है आप मल्टीपल ढूंढ सकते हैं जो कि अवाज संख्या है, या तो फिर वैसा ओड नंबर, है ना। तो इसमें आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो 125 × 20 हम लोग पहले कर लेते हैं, तो 0 4 दूनी 8, और ये फिर हो जाएगा 2 चौके 8 2 पचे 10, और ये 2 दूनी 4 1 5, यानी 250 इधर हो जाएगा। फिर हम लोग 20 जोड़ 7, यानी 7 से फिर गुना कर देंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30 के 0, बाकी में 3, और 7 पचे 35 3 38 के 8, बाकी में 3, और क्या हो जाएगा, बरसते 84 या 3 87, 84 3 87, ये जोड़ दीजिए फिर 8 8 8 8 16, 7 1 8, 8 5 13, और क्या आया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 33 86 88। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और बी 18 दिनों में एक कार्य का 45% पूरा कर सकते हैं।
ए अकेले वही कार्य 60 दिनों में कर सकता है, ए और बी 16 दिनों तक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ए और बी 18 दिनों में कार्य का कितना है, 45% पूरा करता है। तो 45% का फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 नंबर 45, 5 20 100, यानी कि 9/20 भाग। ठीक है, अब 9/20 भाग ए बी कितना 18 दिन में करता है। ये क्या काम है, 18 दिन में किया, तो एक भाग अगर कराना होगा तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 20 दूना 40, यानी कि टोटल काम वो कितना में करेगा, 40 दिन में, ए और बी, है ना। आइए, ए और बी 40 दिन में टोटल काम हमारा करेगा। आइए, ए अकेले वही कार्य क्या है 60 दिन में करता है, तो ए हमारा क्या करेगा 60 दिन में, और ए और बी 16 दिन साथ काम करते हैं। तो पहले काम करवाना क्या है, टाइम एंड वर्क में हमेशा काम को ढूंढिए, काम करवाना क्या है। तो 60-40 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 120, इसका जो है इफिशियंसी 3 और इसका इफिशियंसी 3। तो ए बी क्या करता है, ए और बी 16 दिन तक साथ काम करते, तो ए बी 16 दिन तक काम करेगा, तो 3 गुने 16 अर्थात 48 काम हमारा कर देगा। तो 48 काम कर दिया तो उसके बाद ए चला गया, तो शेष काम कितना बचा, 120 माइनस 48, 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 4 गया 7, यानी 72 काम हमारे पास बच गया। ये 72 काम कौन करेगा, अब बी करेगा, तो 72 काम बी करेगा, तो 3 में से 2 चला गया 1, यानी कि बी का इफिशियंसी हमारे पास क्या निकल के आया, 3 माइनस 2 यानी 1, अर्थात बी अगर वो काम करेगा तो 72 दिन में काम शेष काम कर सकता है ना। शेष काम 72 दिन में अगर टोटल काम करेगा, तो चूंकि इफिशियंसी बी का 1 आया तो इसलिए 120 दिन लगेगा। चलिए, उम्मीद है इसको भी समझ गए होंगे, इसमें भी जो है कोई खास बात नहीं था, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा आप अगर नहीं सोच पाएंगे तो हिसाब उलट पुलट हो सकता है। एक विक्रेता अपने माल को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद उसे 26% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 318 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या है, करें। देखिए, ऐसा जब भी हिसाब आवे, एमपी और सीपी में हमेशा संबंध पूछे, है ना, कोई भी क्रय मूल्य पूछे या जो है मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पूछे, तो हमेशा याद रखिए एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, एमपी के सामने 100 प्लस माइनस आर और सीपी के सामने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये क्या है, 100 प्लस माइनस आर परसेंट का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्लस जब रहेगा तो प्रॉफिट परसेंट और माइनस जब रहेगा तो लॉस परसेंट। 100 माइनस डी, डी फॉर डिस्काउंट परसेंट, है ना। बस इतना ही बैठा देना है, जब ये दोनों में रिलेशन रहे तो हम आसानी से हम लोग यहाँ एमपी या सीपी का मान निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य तो हमें पूछा जा रहा है, तो एमपी नहीं है, सीपी का मान दिया हुआ है 318, बराबर क्या हो जाएगा 16% की छूट, तो यानी कि डिस्काउंट नीचे आएगा 16%, तो 84/96 84% ये हमारा हो गया, और 26% का लाभ यानी 126। अब इसको काट दीजिए, कितना से काट खोट कर दीजिएगा, आसानी से हो जाए, 14×6 = 84 और 14 26 से, है ना, 9 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से ये फिर कट जाएगा, 2 15 30 और 2 9 18, 159 गुने 3 कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 और 15 तिया 45 और 2 47, यानी 477। 477 कहें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना रिलेशन अगर आपको याद है तो आसानी से आप हिसाब बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। कहता है एक्स वाई से 60% अधिक दक्ष है और वाई अकेला वही कार्य 80 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य का 52% भाग, है ना, 52% कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ये इफिशियंसी पे आधारित क्वेश्चन है और ये है क्या, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में हम बराबर करते आ रहे हैं कि आपको जो है काम देखना है, काम कितना करेगा। तो आइए, एक्स और वाई इफिशियंसी क्या है, 60% किससे, वाई से अधिक दक्ष है। तो आप रेशियो में भी देख सकते हैं या डायरेक्ट परसेंटेज भी देख सकते हैं। 100 कर दें तो ये हमारा 160 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको काट खोट करके भी छोटा भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। और वाई अकेला वही कार्य 80 दिनों में पूरा करता है। तो अब काम हमको देखना है, तो सबसे पहले काम आपको निकालना होगा। यहाँ पे यही चीज़ होता है, सबसे पहले काम देखिए कि काम क्या करवाना है। तो यहाँ ऐसा करते हैं, 0 से 0 हटा देते हैं, 2 5 10 और 2 8 16, यानी 8:5 में जो है इफिशियंसी ये क्या आ गया हमारा
क्षमता दोनों का। ठीक है, अब कहता है कि वाई अकेला वही कार्य 80 दिनों में करता है। एक्स वाई से 60% अधिक दक्ष है, तो वाई क्या है, अकेला वही कार्य 80 दिनों में करता है। तो वाई का काम कितना है, 80 दिनों में निपटाता है। तो काम क्या हो गया, 80 गुने और इफिशियंसी 5, यानी कि हमारे पास काम टोटल निकल के आया 400 काम हमको करवाना है। ठीक है, तो कहता है कि एक्स और वाई मिलकर उसी कार्य के 52% कितने दिनों में करेंगे। तो एक्स और वाई मिल करके, तो एक्स वाई का इफिशियंसी कितना है, 13, और काम क्या करवाना है, 400। इतना अगर पूरा काम करवाते तो 400 बटे 13 दिन लगता है, लेकिन काम जो है 52% ही करवाना है। तो इसका 52% यानी कि 52/100 भाग करवाना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 13 चौके 52, अर्थात 16 दिन में वो काम पूरा आपका कर देगा। 16 दिन कहें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 52% अगर टोटल काम का करवाना होगा दोनों से, तो वह 16 दिन में समाप्त कर देगा। बस इतना ही इसमें लॉजिक था और कुछ नहीं था। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। घोल ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:7 और 4:5 है। इन घोलों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी घोल में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, ये भी रेशियो का अच्छा क्वेश्चन है। चूंकि डाटा इसमें कम होता है, इसलिए बच्चे लोग जो है इसको थोड़ा सा समझने में या बनाने में इधर उधर हो जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात है ना, अम्ल और पानी का रेशियो। तो यहाँ क्या है, 2:7 है। ये बर्तन ए है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा बर्तन क्या है, बी है। बी में क्या है, 4:7 है और 4:5 है, 4:5 है। और इन घोलों को 4:3 के अनुपात में मिलाना है। कितना में, तो 4:3 में। कहने का अर्थ हुआ कि ये दोनों बर्तन से हम जो घोल लें, तो पहले बर्तन से 4 लेंगे और दूसरे बर्तन से हम लोग 3 लेंगे, और इस तरह से ये दोनों घोल मिल करके एक तीसरे बर्तन में आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो पहले बर्तन से कितना लेना है, 4 लेना है, और दूसरे बर्तन से 3 लेना है। कहने का मतलब है कि अगर लीटर मान लें, तो पहले बर्तन से 4 लीटर आप निकालना है और दूसरे बर्तन से 3 लीटर निकालना है, तब जो है हमारा रेशियो क्या बनेगा अम्ल और पानी का, ये बताइए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले कि दोनों का वॉल्यूम यानी दोनों का धारिता पहले बराबर करना है। कि धारिता मीन्स हो गया कि दोनों बर्तन में ए और बी में कितना पानी और कितना अम्ल है, दोनों मिला करके दोनों को बराबर कर देना है। तो इस तभी जो है इस रेशियो से हम लोग निकाल पाएंगे, तो समझ पाएंगे कि कितना उससे पानी निकला और कितना अम्ल निकला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 और 7 यानी कि 9 है, 9 लीटर मान लिए, और इसमें क्या है 5 और 9 लीटर, तो दोनों का धारिता यहाँ पे बराबर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 9 लीटर है और यहाँ भी 9 लीटर है। अब इसमें से 4 लीटर निकालेंगे तो उसी आधार से निकलेगा अम्ल और पानी, चूंकि 9 लीटर दोनों में, और 3 लीटर इससे निकालेंगे तो उसी आधार से पानी और अम्ल निकलेगा। तो आइए, यहाँ पे दोनों बराबर है, तो इससे क्या निकालना है हमको, 4 लीटर, तो गुने 4 से कर दीजिए। इससे कितना निकालना है, 3 से, तो यहाँ गुना 3 हम लोग कर देंगे। तो 4 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 सते 28 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 5 13, 2 1 3 1 4, 12 8 20, यानी 20:43 कहें तो आपका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो गया। बस इसमें इतना ही करना होता है और इतना ही समझना है। मेन है, जब भी अगर ये अम्ल और पानी दोनों का धारिता दोनों बर्तन में बराबर नहीं होता, तो हम लोग बराबर करते। तो वैसे क्या होता, ये मान लीजिए 7 2 9 होता, और ये क्या रहता, 4 3 7 रहता, तो यहाँ पे हमको 9 से गुना करना होता और यहाँ 7 से गुना करना होता, और उसके बाद फिर 4 और 3 का गुना कर देते। बस इस तरह से चीज़ें आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अनु वस्तुएं ए और बी को 4,000 प्रत्येक पर बेचती है, जिससे उसे पूरे लेन देन में नो लाभ होता है, नो हानि। यदि वस्तु ए को 25% लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु बी को कितने प्रतिशत हानि पे बेचा गया। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। एसपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से संबंधित, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से। और क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है देखने में, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने बनाइएगा, तो समझ के बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, और नहीं समझ पाइएगा तो जो है यही प्रश्न कठिन हो जाता है। तो है क्या, आइए देखते हैं। ए और बी दो वस्तु को बेच रहा है, प्रत्येक को क्या है 4,000 में बेच रहा है, यानी ए और बी दोनों जो है 4-4 हजार में
बेच रहा है, ठीक है। 1 पर 25% का लाभ हुआ, तो कहने का मतलब अगर सपोज डेट 1 पर 25% का लाभ हुआ, तो ये 4,000 जो बेचा, तो इसमें 25% हमारा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम जो है क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4,000 गुना 100/125, है ना। तो 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 5×8 = 40, 8 पर 2 जीरो, यानी पहले वस्तु का क्रय मूल्य देखें तो 3200 रुपया, ठीक है। ये हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आया, पहले वस्तु का 3200, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्या होना है। तो 3200 रुपया, और दोनों को बेच क्या रहा है, चार चार 8,000 में बेच रहा है, तो 8,000 में वो बेच रहा है, और 8,000 में बेचने के बाद उसको दोनों जब बेचेंगे तो हमको जो है नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि 0% का प्रॉफिट और लॉस हमको चाहिए। तो इसका मतलब है कि 8,000 में बेचे तो हम जो है उस वस्तु को 8,000 में बेचने के बाद हमको 0% का लॉस और प्रॉफिट होना चाहिए। तो 8,000 में हम कितना कमा लिए, 3200 कमा लिए। तो 3200 कमा लिए, उसके बाद जो बचा फिर 8,000 में हम खरीदे ही होंगे, तभी ना हमको 0% का लॉस होगा। यहाँ पे ऐसे समझिए, जैसे 8,000 में बेच रहे हैं, तो 8,000 में बेचने के बाद हमको जो है 0% का लॉस और प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि हानि और लाभ कुछ नहीं हुआ। तो 8,000 में जब हम बेच रहे हैं तो 8,000 में उस वस्तु को हम खरीदेंगे भी, है ना, तभी ना हमको 0% का लॉस और प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसका मतलब है 8,000 में हम 3200 तो एक वस्तु बेच करके कमा लिए, तो बाकी जो वस्तु बेचेंगे उसको जो है हमको बेचना पड़ेगा 8,000 माइनस 3200 में, है ना। तो 8,000 माइनस 3200 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 8,000 माइनस 3200 करेंगे तो 0 का 0, 10 में से 2 गया 8, और ये 7 में से 3 गया 4, यानी 4800 में हमको बेचना पड़ता है ना। हमको 4800 में बेचना पड़ता, लेकिन बेचे कितना में, तो हम लोग बेचे 4,000 में, है ना। उसको बेचना था हमको 4800 में, तब जो हमको 0% का लाभ और हानि होता, लेकिन बेच दिए उसको 4,000 में, तो इसलिए हमको लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, तो 800 का। तो कितने पे हुआ, तो 4800 पे हुआ, अगुना 100 पे कितना होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, और यहाँ से काट सकते हैं, 8 एकम 8, 8 छक 48, 100/6, है ना, अर्थात 16.2/3%। 16.2/3% कहें तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें, इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं था, यहाँ पे लॉजिक था, इसको आपको समझना था, क्योंकि डाटा इसमें नहीं था, तो डाटा अपने से आपको निकालना पड़ता और निकाल करके इसको समझना होता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। आइए, 12,000 पर 1.3 वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज हर 8 महीने में जोड़ा जाता हो। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है। इस तरह का हिसाब हमेशा आपको जो है हर जगह पूछा जाता है, कभी 8 महीने देता है, कभी 6 महीने देता है, कभी 4 महीने दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, हर 8 महीने में ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो है 8 महीने में अगर ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, तो यानी कि 12 महीने का जो ब्याज होता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, 12 महीने में तो हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन ब्याज हम लोग क्या कैलकुलेट करें, हर 8 महीने में। तो 8/12, यानी ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, 18% का 8/12। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 छक 18, यानी 6 दूना 12% हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। 12% हमारा रेट हो गया, ब्याज पर यानी कि रेट परसेंट हमारा क्या निकल गया, 12%, ब्याज नहीं रेट परसेंट, है ना। रेट हमारा परसेंट क्या हो गया, 12%। अब जो है समय क्या हो जाएगा, तो 3 × 3 = 4/3 दिया हुआ है ना। समय हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4/3। समय हमारा क्या हो जाएगा, हर 12 महीने में हमको जो है ब्याज कैलकुलेट करना था, लेकिन 8 महीने में ही कर रहे हैं, तो ये उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, अर्थात समय हमारा 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप समझते होंगे, है ना। ये कैसे होता है, ये चीज़ें बाकी डिटेल में कॉन्सेप्ट फाउंडेशन में सिखाया जाता है, ठीक है। तो 12% हमारा रेट हो गया, 2%, 2 वर्ष हमारा ब्याज हो गया। तो अब पूछा जाता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है, तो रेशियो से भी जा सकते हैं, या इसको हम लोग 2 वर्ष का CI परसेंट निकाल लेते हैं। तो 12 दूना 24, अब बरबरे 84, यानी 25.44, है ना। तो 12,000 का हम लोग क्या है,
25.44% निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ से अब देखिए क्या होता है, परसेंट से हमारा ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब 12 से सीधे गुना कर दीजिए, तो 1 जीरो रहेगा, 12 चौक 48 के 8, अब 12 चौक 48 और 4 क्या हो जाएगा 52 का 2, बाकियत में 5, अब 12 पच्चीस 60, 5 65 के 5, बाकियत में 6, 12 दूना 24, 6 30, एक अंक के बाद दशमलव जाएगा, अर्थात ये खत्म हो गया 30,528। तो 30,528, ओ सॉरी, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव होगा ना, एक अंक के बाद नहीं, है ना, 2 अंक के बाद दशमलव। तो 30,52,80, 30,52,80 आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए इस तरह से चीज़ें आपको मेन यहाँ पे यही जो झमेला था, यही जो झमेला को ख़त्म करना था, तो ये चीज़ें आपको समझना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी ए से 8 अधिक है, यदि प्रत्येक में कोई संख्या के जोड़ी जाती है तो अनुपात 7:9 हो जाता है, तो के का मान ज्ञात करें। देखिए ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन जो है रेशियो का क्वेश्चन है, और इसको आप डायरेक्ट एक्स वाई मेथड से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रेशियो से भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो 2:3, बी ए से 8 अधिक है, तो बी क्या है, ए से 8 अधिक है, तो बी और ए में अंतर कितना है, 1, तो रेशियो 1 का मान अपने पास 8 आ गया। तो ए का मान कितना हो गया, ए हमारा हो गया 16, और बी हमारा क्या हो गया 38 24। ठीक है, अब इसी में के कोई संख्या जोड़ दीजिए, तो 16 प्लस के और 24 प्लस के, तो ये हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 7:9 हो जाएगा, है ना। तो अब जो है क्या करना है, क्रॉस करा दीजिए, तो 16 44 से 144 और 24 सतह 168, यानी 168 माइनस 144 और 9 के माइनस 7 के बराबर अब में हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 68, और कितना 8 में से 4 गया 4, और 16 में से 14 गया 2, यानी 24 बराबर 2 के, इसलिए के बराबर आपके पास निकल के आएगा 12। 12 कहें तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चीज़ें कुछ नहीं था, थोड़ा सा था, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आइए, पात्र ए और बी में घोलों में क्रमशः, देखिए फिर रेशियो का वही हिसाब है, लेकिन यहाँ पे जो अगला एक बार हिसाब हम लोग एक हिसाब देखे थे उधर, उसी का जो है दूसरा लैंग्वेज जो है इसमें बदल के खाली बोल रहा है। ठीक है, ए और बी में घोलों में क्रमशः अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है और 5 है। ए और बी के घोलों के 5 लीटर और 4 लीटर को मिलाकर एक नया घोल तैयार किया जाता है, नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात ज्ञात करें। बस कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं है, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी का थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर दिया है। आइए इसको हम लोग देख ले, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पात्र ए और बी में घोलों में क्रमशः ए अम्ल और पानी का अनुपात क्या है 4:5 है। तो वो क्या है यहाँ पे अम्ल और पानी, ए में क्या है 4:5, बी में क्या है 5:1। अब देखिए यही चीज़ है यहाँ पे क्या है, दोनों का धारिता पहले बराबर करेंगे, वॉल्यूम दोनों का बराबर करेंगे, तो 5 4 9 है, 5 1 यहाँ पे 6 है, दोनों में समान मात्रा नहीं है, तो मात्रा हमको समान करना पड़ेगा। तो ये क्या है 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हमारा 6 है, तो 9 6 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। तो 9 6 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो हमारे पास 18 होगा। तो 18 बनाने के लिए यहाँ पे क्या होगा 2 से हमको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा छोटी 18, यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा वॉल्यूम आप देखिए बराबर हो गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 8 18, 3 5 15 और 3 18, ये हो गया। अब क्या करना है, तो यहाँ पे 4 लीटर ए और बी के घोलों में क्रमशः 5 लीटर, यहाँ से क्या निकालना है 5 लीटर, तो गुने 5 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ दूसरे से क्या निकालना है 4 लीटर, तो गुने 4 से कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही इसमें करना होता है, मेन होता है ये दोनों धारिता को बराबर कर देना है। अब जो है 10 से यहाँ गुना कर दीजिए, तो 10 चौके 40, 10 पचे 50, चलती है 12 पचे 60 और 12। अब देखिए 60 40 100 और 5 1 6 62, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 50 100, 2 31 62। ठीक है, तो ये 50:31, 50:31 कहें तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से चीज़ें आगे चलते हैं हम लोग। आइए, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। यदि उसे बिक्री पर 27 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें।
ठीक है, ये भी अच्छा हिसाब है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है ना। तो सीपी और एमपी में एक रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो 100 का चीज अगर है तो वो 124 रुपया जो है उसका दाम लगाएगा, है ना। 100 रुपया में खरीदा तो मार्क प्राइस क्या लगाया? 124 रुपया। अब कहता है अंकित मूल्य 15% के छूट देता है तो उससे बिक्री पर 27 रुपये का लाभ होता है। दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है? एमपी और एसपी का दिया हुआ है। तो क्या है? 100 रुपये का चीज वो क्या है? 15% छूट देने के बाद, यानी कि 15% छूट देगा तो वो 85 में बेचेगा। इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते थे कंपेरिजन, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा चीजें हम जो है आगे इसको बढ़ा दिए। देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं। अब आइए, यहाँ दोनों का रेशियो है तो है क्या? यहाँ पे देखिए, ये हम लोग जानते हैं कि ए अनुपात बी और बी अनुपात ए अनुपात बी और बी अनुपात सी रहे तो जो बी है दोनों में कॉमन, ये कॉमन बी है ना। यानी एमपी यहाँ पे क्या है? दोनों में कॉमन है, तो दोनों को हमको बैलेंस करना है ना। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, चीज़ें आपको अगर स्पष्ट हो रहा हो तो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? चलती है 12 4 एकम 4, ये इसको हम लोग जो है 4 2500 और 31 कर देते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे क्या हो गया? 5 से 5 2000 और 5 17 85, ये 20:17 में आ गया, ये 25:31 में आ गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए, इसको 20 इसको 31 बना दे या इसको 20 बना दे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो 31 गुने 20 हम लोग जो कर लेते हैं, है ना एलसीएम। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? 20 से गुना कर देते हैं, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं? 31 से गुना कर देते हैं। चूंकि डाटा इस तरह से सेट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। डाटा हमारा जो है इस तरह से सेट है कि जो है गुना में ही आपको करना होगा। यहाँ पे एलसीएम कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 31 से गुना करना होगा। अब जो गुना करते, आइए हम लोग देखते हैं कि गुना करने के बाद हमारे पास क्या आता है। तो 25 दूना 50 यानी कि 500, 31 दूना 62 620, यहाँ से भी 120 निकलेगा, और 17 से यहाँ गुना करेंगे तो 17 एकम 7 और 17 तिया 51 1 52 527। अब देखिए अपने पास सीपी का जो है रेशियो 500 आ गया, और एमपी 620, और जो है हमारा एसपी 527। तो यहाँ से हमारे पास कितना लाभ हुआ? 27 का। और प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न भी कर रहा है यही, 27 का लाभ हो रहा है। तो एक का मान एक, अर्थात 500 का मान 500, 620 का मान 620, 527 का मान 527। एक का मान हमारे पास एक निकल गया रेशियो से। तो ये चीज़ें वही डाटा आ गया सेम, है ना। तो इसका मतलब हुआ, क्या पूछा जा रहा है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 620 रुपया हो जाएगा। 620 रुपया कहें, ओ सॉरी, विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है ना, ये एमपी है। विक्रय मूल्य हमारा 527 हो जाएगा। 527 कहें तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, है ना। चूंकि ये विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा ये एमपी हमारा 620 था, और सीपी हमारा 500 था। ठीक है, तो चीज़ें आप समझ गए होंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक पाइप 30 मिनट में टंकी भर सकता है। दो रिसाव ए और बी क्रमशः 1.2 घंटे और 1.4 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देते हैं। यदि पाइप ए और बी खुले छोड़ दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। एक पाइप 30 मिनट में टंकी भर सकता है ना। दो रिसाव, तो एक पाइप, मान लीजिए कोई भी पाइप है, मान लीजिए एक्स पाइप है, ये क्या है? 30 मिनट में भर सकता है। ये चीज़ें है क्या यहाँ? ये फ्रैक्शन में है, इसी को सिर्फ हम जो है इसी लेकर के इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाए। ए क्या है? 1.2 1 3/2 घंटे में, है ना। और क्या है? 4 का 4 1 5/4 घंटे में। तो 30 मिनट है यहाँ पे, तो इसको हम लोग घंटा बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 घंटा। यानी 1/2 घंटे में ये क्या है? प्लस भरने वाला है, ये सब क्या है? खाली करने वाला है। 3.5 घंटे में ये खाली कर कर सकता है, और ये 5/4 यानी कि सवा घंटा, है ना। सवा घंटा में ये खाली कर सकता है। अब ये सभी का सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या है? ऊपर ऊपर वाले को एलसीएम निकाल लीजिए यहाँ पे, है ना। ऊपर वाले को एलसीएम निकाल लीजिए, तो 5 तिया 15 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 15 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 15 क्या करेंगे? भाग देंगे 1/2 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका इफिशियंसी 30 निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें भाग देंगे 3/2 से, तो 2 हमारा ऊपर चलेगा, 3 5 15, इसका इफिशियंसी 10 निकल जाएगा। और 5/4, तो ये 5 से भाग देंगे तो 15 4 12,
यानी कि इसका हमारा 12 इफिशियंसी आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये इफिशियंसी प्लस में आएगा, ये इफिशियंसी माइनस में आएगा। ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है, यदि पाइप ए और बी खुले छोड़ दिए जाए टंकी भरने में कितने समय लगेगा। यानी कि जो है तीनों पाइप खोल दिया गया है ना, इसका मतलब है कि तीनों पाइप खोल दिया गया है, तभी जो है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इन तीनों साथ में चल रहा है, तो साथ में चल रहा है तो ये +30 भाग भरेगा, और ये लोग जो है क्या 12 10 22, यानी कि ये -10 और ये -12 खाली करेगा, तो 30 माइनस क्या हो जाएगा 22, अर्थात भराएगा कितना 8, यानी प्लस में आया तो 8 भाग भराएगा, हर घंटे में 8 भाग भरेगा, तो भरना कितना है 15 भाग, तो 15/8 अर्थात 8 एकम 8 8 7 15, यानी 1.7/8, 1.7/8 घंटे में वो टंकी पूरा भरेगा, अगर तीनों पाइप खुला रहेगा तो। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, अगला प्रश्न है 3780 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि उनके हिस्से क्रमशः 130 रुपये 150 रुपये 200 कम कर दी जाए तो उनका अनुपात 5:2:4 हो जाता है। सी का मूल हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सी का मूल हिस्सा आपको ज्ञात करना है। तो पहले क्या है, उनके हिस्से से रुपये 130 150 और 200 कम कर दी जाए, उसके बाद अनुपात है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात है, 130 150 और 200 ये सभी जोड़ करके पहले निकाल लेते हैं, हटा देते हैं। तो 3780 में क्या कीजिए, इतना घटा दीजिए, तो 100 200 300 400 और 480 हम लोग यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो 480 अगर माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3 और 3 के 3, यानी 3300 रुपया अब बच गया। और इसी 3300 रुपया को बांटना क्या है, 5 2 4 में पहले बांट देते हैं, है ना। तो 5 2 7 4 11, यानी 11 रेशियो 11 का मान 3300 है ना। तो रेशियो 1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर दिया 33 300। तो सी का मूल हिस्सा, तो सी का मूल हिस्सा, तो सी का मूल हिस्सा क्या होगा, 3 चौके 1200, यानी रेशियो 4 का मान क्या हो जाएगा 300 अगुने 4, यानी कि 1200। ठीक है, और प्लस सी जो है 200 रुपया कम किए थे, तो 200 रुपया और उसमें जोड़ दीजिए। तो इस तरह से सी का टोटल हिस्सा जो यानी मूल हिस्सा क्या था, 1400 रुपया था। मूल हिस्सा का मतलब जो पहले था, कम करने के बाद नहीं, पहले का जो हिस्सा क्या था, तो 12 2 1400, यानी कि 1400 का है, तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना, 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें इतना ही लॉजिक था कि 130 150 200 जो कम किया था, तो मूल राशि में हम लोग जोड़ करके कम कर देंगे, उसके बाद का रेशियो हम लोग दिया हुआ है निकाल देंगे। ठीक है, और लास्ट में जब मूल राशि पूछा तो मूल राशि में 200 वो फिर जो घटाए थे उसको हम लोग जोड़ देंगे, और नहीं तो अगर सिर्फ पूछता कि बाद में क्या उसका अनुपात हुआ या क्या हिस्सा हुआ, तो सीधे 1200 कर देते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। आइए, अगला प्रश्न है, दो अंकों की संख्याएं 49 6x x4 और 70 का औसत 65 है, x+8 और x+12 का औसत ज्ञात करें। देखिए ये भी प्रश्न कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है चीजें को, यहाँ क्या कर रहा है। तो क्या है, दो अंक की संख्या 49 है और क्या है 6x है और x4 है, यानी कि ये इकाई के स्थान पे यहाँ पे x है और दहाई के स्थान पे यहाँ पे x है, और 70 है ना। और जोड़ करके हम ये 70 का औसत, औसत क्या दिया हुआ, ये चार संख्या का औसत हमारे पास जो दिया हुआ है 65 है ना, ये हमारा क्या है, ये चारों का एवरेज है। ठीक है 65। तो अगर संख्या का योग देखें तो क्या होगा, तो चार संख्या है, तो योग अगर हम करें तो गुना 4 से कर देंगे, तो 4 पचे 20 4 6 24 और 2 26, यानी कि योग हमारा टोटल संख्या का योग अगर देखें तो 260 निकल जाएगा। ठीक है ना, 4 5 20 4 6 24 25 26, यानी कि 260 योग निकल जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसका भी योग करें तो वही 260 आना है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, इकाई का अंक अगर पकड़ें तो यहाँ पे हमको इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यही है। तो 0 लाने के लिए क्या होगा, 9 4 13, 9 4 13, ये x छोड़ दीजिए, 9 और 4 13 और 0, तो 13 हो गया। तो 13 में कौन सी संख्या जोड़ें कि जो हमको 0 मिल जाए, तो 13 में हम लोग जो है x के जगह पे 7 रखें, तो 13 7 20, यही बना सकते हैं। और उससे कम कोई भी चीज लेंगे तो नहीं बनेगा, उससे अधिक ले सकते हैं तो बनेगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे इकाई का अंक है तो एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, यहाँ डबल डिजिट नहीं रह सकता है ना। तो 7 रखेंगे तो 13 7 20, यानी कि x का मान हम लोग यहाँ पे क्या रखे,
एक्स का मान यहाँ पे हमारा 7 आ गया, तो 7 रखने के बाद 13 7 20 हो गया, यानी 0 हो गया, अर्थात हमारे पास बाकी कितना रहा 2, तो 4 2 6, 6 12 और 7 19, और यहाँ पे भी जो है हमारा क्या रहेगा 7 रहेगा, तो 19 और 7 कितना हो गया, ये भी हमारा 26 हो गया, अर्थात दोनों जगह 7 रखने के बाद जो है हमारा मान 260 आ गया। तो इसका मतलब x का मान 7 हो गया। तो अब जो पूछा जा रहा है क्या इन दोनों का जो है औसत, तो 8 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दोनों का औसत हम लोग निकाल देते हैं, 15 और जोड़ 12 7 19 बटे 2 अर्थात 34, 34 बटे 2 अर्थात 17 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 मीन्स ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे सिर्फ आपको समझना था, बाकी चीज़ें कुछ नहीं है इसमें। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या है, 84 मजदूर एक काम 56 दिन में पूरा करते हैं, जब 1/4 काम पूरा हो जाता है तो 1/7 भाग मजदूर काम छोड़ देते हैं, पूरा काम करने में कितने दिन लगे होंगे। ये भी देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा इसमें जो बोला गया है उसको आपको समझना पड़ेगा। वो अगर समझ में आ जाएगा तो उससे डाटा आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 84 मजदूर एक काम को 56 दिन में करता है, तो 84 मजदूर क्या है 56 दिन में ये काम करता है ना। तो कहता है क्या जब 1/4 काम पूरा हो जाता है तो 1/7 भाग मजदूर चले जाते हैं, तो 1/4 काम कितने दिन में हुआ, यानी चूंकि यहाँ पे क्या है पूरा काम करने में कितने दिन लगे, तो दिन हमको सबसे पहले निकालना है। तो यहाँ 1/4 काम पूरा हुआ, पूरा करने के बाद ही 1/7 भाग मजदूर गया, तो 1/4 काम कितने दिन में हुआ ये पहले ये आपको निकालना होगा, है ना, तब ना टोटल दिन आप निकाल पाएंगे। तो 1/4 काम, तो हम लोग पहले 1/4 काम करते, तो 1/4 काम करने के लिए हमारे पास कितना था 84 मजदूर ही था, और हमको दिन निकालना है, तो मान लीजिए x दिन में किया और काम क्या था हमारा 1/4 था। ठीक है, अब आइए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 84 से 84 खत्म, और ये 14 चक 56, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 14, यानी कि x के बराबर क्या निकल गया 14 दिन, यानी शुरुआत 14 दिन काम करके 1/7 भाग मजदूर चला गया। तो शुरुआत में काम किया तो 1/4 काम हो गया, तो 1/4 काम होने का मतलब है 4 में से 1, यानी कि अब हमारे पास काम करवाना क्या रह गया 3/4 काम और करवाना है, और 1/7 मजदूर चला गया, तो यानी 1/7 चला गया, यानी 7 में से 1 निकल गया, तो बचेगा कितना अपने पास 6/7 मजदूर बच गया। 6/7 मजदूर बचने का मतलब है 84 का 6/7 करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा बरसते 84, यानी 12 छक 72 मजदूर हमारे पास बच गया। 72 मजदूर बच गया, 3/4 भाग काम करवाना है, अब ये बच गया, बस इसको करवा दीजिए। तो 84 भाग काम क्या है 56 दिनों में करता है ना, तो हमको करवाना काम कितना है 72 मजदूर है, कितना दिन लगेगा, कितना काम करवाना है 3/4 काम करवाना है, बस इतना ही लॉजिक था इसमें, यही चीजें आपको समझना था और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब यहाँ से काट खोट कर देते हैं। तो क्या करते हैं 4 ऊपर कर देते हैं इसको, है ना, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये पहले 24 या 72 कर दीजिए, है ना, और 4 से इसको कितना बढ़ते, अब चलिए क्या करते हैं 12 से काट देते हैं, 12 दूना 24 बरसते 84, और 4 से ये भी कट जाएगा, 4 दूनी 8 सते 56, डायरेक्ट काट दिए 8 सते 56, 4 दूनी 8 ऊपर हो जाएगा तो 8 सते 56, 7 सते 49, यानी x का मान हमारे पास 49 दिन निकला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो पूरा काम तो 49 दिन यहाँ पे लगा और यहाँ पे 14 दिन यहाँ पे लगा। ठीक है, तो 49 और 14 कितना हो गया 49 1 50 10 60 3 63, यानी कि 63 दिन कहें तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। 49 दिन ये हुआ और 14 दिन ये जोड़ दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 63 दिन, तो यानी टोटल काम जो समाप्त हुआ वो 63 दिन में हुआ। इस तरह से ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। तो चीज़ें थोड़ा सा देखिए है क्या हिसाब कुछ वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको लैंग्वेज थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया है, इस चीज़ को आपको बैठा करके निकालना पड़ेगा। बाकी ये सब चीज़ें हम लिख दिए, बाकी लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर चीज़ें दिमाग में हटेगा तो तुरंत एक से यहाँ पे आइएगा, दूसरा लाइन में ये हिसाब फिर निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब कोई चीज़ 768 में बेची जाती है तो लाभ x% होता है, जब वही चीज़ 896 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत x + 20% हो जाता है, तो x का मान पता करें। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन चीज़ें आपको इसको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो इधर से उधर करते रहेंगे तो भटक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बार क्या है 768 में बेचा जाता है और दूसरे बार जो है 896 में बेचा जाता है, दोनों का लाभ परसेंट अलग अलग हो जाता है। देखिए
बेचा यहाँ दोनों बार अलग अलग में जा रहा है, लेकिन वो सामान यहाँ पे मेन जो चीज निकला हुआ है, सामान जो खरीदा होगा वो एक ही दाम में खरीदा होगा, यानी क्रय मूल्य दोनों का क्या रहा होगा, समान रहा होगा, है ना। कोई भी चीज हम खरीद के लाते हैं तो खरीदे होंगे, मतलब एक ही प्राइस में खरीद के लाए, और एक दुकान एक ग्राहक को जो है सपोज दैट हम 768 में बेच दिए, दूसरे को हम 896 में बेच दिए, बस यही होता है। लेकिन क्रय मूल्य नहीं बदलता है, विक्रय मूल्य भले असमान हो सकता है, यानी कि दोनों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम खरीद के लाए होंगे एक ही प्राइस में, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि दोनों का सीपी हम लोग क्या हो जाएगा, दोनों हालत में बराबर होगा, बस इतना ही कर देना है। तो सीपी अगर पहला का निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 768, अब बटे क्या हो जाएगा, x% के लाभ पे तो 100 प्लस एक्स अगुने 100, ये हम फॉर्मूला लगा दे रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं सोच रहे, खाली सीपी हम लोग बराबर कर रहे हैं, ये हो जाएगा। और ये बराबर क्या हो जाएगा, 896 बटे 100 प्लस x+20 अगुने 100, इतना ही कर देते हैं, बस हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, बस आपका जो है जो भी फॉर्मूला होता है सीपी का वो लगा दिए। अब देखिए क्या होता है, जो हिसाब इजी वे में बनता है उसको इजी वे में बनाइए, उसमें कोई लाग लपेट करने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा। अब जो है यहाँ क्या कर सकते हैं, 768 896 को काट के हम लोग छोटा कर लेते हैं, तो ये 8 से पहले काटते हैं, क्या होगा, 8 नमा 72, 6 72 4 76, 8 छक 48, और 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 8 दूना 16, 4 से फिर काटते हैं, 4 दूना 8 24 चौक 96, 4 दूना 8 और 3 11, चार अठी 32, ये क्या हो गया, 4 छक 24, 4 सते 28, यानी 6 और 7 आ गया, तो ये 6 से गुना हो जाएगा हमारा, और ये 7 से गुना हो जाएगा, तो ये हमारा 700 हो जाएगा, और प्लस 7x हो जाएगा, और ये 600 और 120 जुड़ जाएगा, तो 12 छक 72, 720 हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे 720 हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 7x में से 6x घट जाएगा तो बचेगा अपने पास क्या, x बच जाएगा, और 720 में से ये 700 घट जाएगा तो ये अपने पास 20, यानी x का मान जो रहा होगा 20, 20 कहें तो ऑप्शन आपका तो करेक्ट है। बस इसमें कुछ नहीं था, चीज़ें सिर्फ यहाँ पे ही आपको काटना खोटना था, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ सीपी को बराबर कर देना है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।